अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिकरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। वो बड़े गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और उन्होंने बड़ा उनका एक धमकी आमेज एक अब रवैया नज़र आ रहा है। वो एक गली मोहल्ले के किसी लड़के की तरह बात नहीं कर रहे। उस लहजे में अब वो तलखी बड़ी है, उस लहजे में अब एग्रेशन नज़र आ रहा है और उस लहजे में अब डायरेक्ट अपने जो इत्तेहादी हैं जो इस हुकूमत के उन पर वार किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उस सेटअप का हिस्सा हैं कि जहां पर हम अपने वीलॉग्स में अक्सर बात कर चुके हैं कि उनको गारंटीज़ दी गई और एक दूसरे के साथ उन्होंने वो एक जो पावर शेयरिंग डील थी उनकी जिस पर इत्तेफाक हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी वो वादा वफा करना था। वो जो गारंटीज़ इनको की गई थी, इंश्योर किया गया था और जब वो नहीं होता तो फिर आपको पता है कि एक दूसरे से बड़ा गम गुस्से का भी इजहार किया जाता है। दूसरा फरीक जो है वो ज़ाहिर है अभी एक ऐसी शादी थी कि जिसमें दोनों को ला के तो साथ बिठा दिया गया था और जो बिठाने वाले थे वो इस वक्त एक रिसीविंग एंड पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी महज बराह रास्त तो टारगेट कर रही है नून लीग को, लेकिन उसका निशाने पर मुल्क की स्टैब्लिशमेंट है। इलेक्शन से पहले आप देखें पीपल्स पार्टी, यही पीपल्स पार्टी थी जो कि लताड़ रही थी, बड़ी धारे मार के जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो ऑल्दो के पीडीएम के पहले दौर में वज़ीर ख़ारजा थे और बड़ी पार्टनरशिप उनकी रही है शहबाज शरीफ साहब के साथ, और किस तरह से वो दौरे पे दौरा कर रहे थे और बताया जा रहा था कि मुल्क की रिलेशंस को बैरून ममालिक से वो कैसे इम्पेयर्ड थी और उसको कैसे बेहतर बनाया जा रहा था। बट ही वॉज इक्वली इंजॉइंग दोज मंथ्स इन गवर्नमेंट। और जैसे ही इलेक्शंस का माहौल बना वो एक दूसरे पर लान तान शुरू हो गई, नून लीग को फुल टारगेट करना शुरू कर दिया और यही शेर जो है वो बिलावल के निशाने पे नज़र आया। लेकिन फिर रिजल्ट सामने आए और रिजल्ट्स को गेज करते हुए उन्होंने कहा कि दाल तो ऐसे गलनी नहीं है, क्योंकि पार्टी जो पोजीशंस हैं वो सबके सामने थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन नज़र आ रही थी तो उसको काउंटर करने के लिए ये दो जमातें फिर हमें इकट्ठे नज़र आई। बिलावल भुट्टो साहब जो है वो जो आज ये बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, अब दो तीन इसके एस्पेक्ट्स हैं वो जो मैं जल्दी जल्दी आपको बताना भी शुरू करूं। और स्टैब्लिशमेंट की जहां पर मैंने बात की कि जी रिसीविंग एंड पे है, तो रिसीविंग एंड पे सिर्फ पीपल्स पार्टी के निशाने पे नहीं है, नून लीग के इनर सर्कल्स भी आपको पता है बरमला तो काफ़ी कोई इजहार कर चुका है, जावेद लतीफ़ साहब हो या दीगर राना सनाउल्लाह साहब, ये सब बता चुके हैं कि किस तरह से जावेद लतीफ़ साहब स्पेशली के ला के बिठाया गया है। नून लीग जो है वो इनर सर्कल्स में तो ज़्यादा बात करती है खुलकर और ये कहा जाता है कि हमें फंसाया है, हमें लोगों के आगे हमारी पजीराई ख़त्म हो गई है, ना होने के बराबर है, हम किस तरह से हम लोगों में जा नहीं सकते। एस्टैब्लिशमेंट को भी ये समझने की ज़रूरत है कि इन तमाम तर एक्शंस जहाँ पर आप लैश आउट कर रहे हों अपनी इक़दामात के ज़रिए, अपने तकारीर के ज़रिए, और जहाँ पर नज़र आए कि एक ही सियासी जमात इस वक्त मुल्क में वो इन इक़दामात के थ्रू जो है वो एक रिसीविंग एंड पे है और ये तमाम जो ऑप्रेसिव टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि इस वक्त एक हकीकत है, सबसे बड़ी मुल्क की जमात है, वो पॉपुलैरिटी इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो मकबूल लीडर इमरान खान है। सो उसके बावजूद भी आपने ख़ुद समझना है कि आपके तमाम तर इन इक़दामात के बावजूद और इन आपने जो ये हुकूमत में सब इत्तेहादियों को ला के साथ बिठाया जिसमें इत्तेहादी भी खुश नहीं है, इस शादी से खुश नहीं है, और अब जो दूसरा एक फरीक है वो इस पूरे सेटअप से निकलने की धमकियां दे रहा है और धमकियां बराह रास्त उसके निशाने पे तो नज़र नून लीग आ रही है, लेकिन वो धमकियां आपके लिए हैं। सो आपको समझना होगा कि ये जिस तरह वो गंडपूर साहब कह रहे थे कि जी अवाम से दूरी पैदा कर रही है, सो आपको ये गेज करना होगा कि कब तक आप ये कर सकते हैं। अब बिलावल साहब की जो प्राइम मिनिस्टर साहब को धमकी है और उसकी जो अगली किस्त हमें नज़र आई है गुज़श्ता रोज़ की इस तकरीर में बिलावल साहब की, ये एक पुराना इशू है दरियाए सिंध का जो उससे 6 कनाल निकालने की बात है, और इस दूसरी एपिसोड में बिलावल साहब की जिस तरह मैंने कहा कि धमकी आमेज़ उनका एक रवैया नज़र आ रहा है, आवाज़ है उनकी धमकी आमेज़, और इसके साथ साथ एक तल्ख जो है वो आवाज़ नज़र आ रही है, ज़्यादा डायरेक्ट हो गए, अब वो खुलकर वो बात कर रहे हैं और जहाँ पे वो थ्रेटन कर रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो वो
ये बरमला अब वो कह रहे हैं कि वो इस सेटअप का हिस्सा नहीं रहेंगे अगर तो उनकी बात नहीं मानी गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि वज़ीर आज़म के हवाले से बिलावल साहब का ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर हमारी बात नहीं मान रहा, और वो अगर हमारी बात नहीं सुन रहे तो हम भी उनके साथ चलने को तैयार नहीं है। सो लिहाजा ये एक पिवटल पॉइंट है कि जहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब को ये कहना पड़े कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जिनके हवाले से बार बार हम ये हर गुजरते दिन के साथ सुन रहे हैं कि जी वो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं और वो मशावरत के साथ मामला को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं, तमाम फरीकैन के दरमियान जो है वो मशावरत के साथ इस चीज़ पर बड़े केयरफुली ट्रेड करना चाहते हैं और एक तसल्ली करवाना चाहते हैं पीपल्स पार्टी की। तो पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब की इस टोन से, इस लबो लहजे से बिल्कुल नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर साहब किसी भी तरह से ये कोई कोशिशें उनकी रंग ला रही हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से वो कह रहे हैं कि वो हमारी बात नहीं सुन रहे एंड ही इज़ नॉट बिन एबल टू गिव पीपल्स पार्टीज कैंप एनी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। तो अगर तो उनकी तरफ से कोई, और प्राइम मिनिस्टर साहब की कितनी अथॉरिटी है वो तो आपके सामने ही है। प्राइम मिनिस्टर साहब तो तकरीर के आखिर में सिर्फ तालियां बजाते हुए नजर आते हैं कि उनके पास जो है उनकी अथॉरिटी पे सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा नुकता ये था कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो रगड़ा जो लगाया जा रहा है वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो जिस तरह से कहते हैं कि जी शेर तो हमेशा खून चूसता है और वो कह रहे हैं हम आपकी वजारतों को लात मारते हैं। तो बिलावल साहब की बड़ी एक सेफ स्टेटमेंट कंसिडर की जाती है कि वजारतों को लात मारना, मतलब आप तो कैबिनेट में नहीं है, आपके पास एक वजारत नहीं है, तो वजारतों को लात मारने वाली बात सबसे पहले अपने घर में अपने वालिद साहब से ही पूछ लें कि गुज़श्ता साल 8 जुलाई को वो क्यों ब्रीफिंग ले रहे थे इस मामले पे। और अब तो तमाम चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट साथ साथ दिखाते हैं कि तमाम अब नाम भी सामने मंजर आम पर आ गए, लेकिन प्रेसिडेंट जरदारी साहब का कॉन्सेंट इस पे मौजूद था। जो नून लीग कहती है कि जी ये इनसे पूछा जाए कि इनकी मशावरत से हुआ है और जरदारी साहब किस हवाले से ब्रीफिंग ले रहे थे, किस कैपेसिटी में ब्रीफिंग ले रहे थे इस पूरे मामले पर। और पीपल्स पार्टी के ऊपर भी उंगली उठती है कि आप इस पे कॉम्प्लिसिट थे इस इशू पे, और अब आपने गेज परहैप्स नहीं किया था कि आपको कितना लोगों के एक मज़ाहिमत का सामना, अपने ही सिंध की आवाम से एक मज़ाहिमत का सामना करना पड़ेगा। तो बिलावल भुट्टो साहब अब बाकायदा तौर पर ये जो गंदम स्कैंडल से लेकर ये जो किसान का गला घोटना और इस किस्म की पॉलिसीज़ को उनके निशाना बनाना कि यकतरफा पॉलिसीज़ जो है वो बनाई जा रही हैं, ये जो निशाना अब वो बना रहे हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसके पीछे उनको पता है वही तमाम हाथ हैं, वही तमाम अवामिल हैं जो कि जिन्होंने साथ बिठाया है। सो वो एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि एक फ्रंट लाइन असॉल्ट जो का सामना जो करेगी वो नून लीग होगी, और बिलावल भुट्टो साहब जो है ये एक अच्छी तरह सबको बावर करा देना चाह रहे हैं कि मैं अब चुप नहीं रहूँगा, मैं अब बोलूँगा। एक तीसरा एस्पेक्ट भी बड़ा दिलचस्प है, जहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब इमरान खान साहब को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो अब उनको कैदी नंबर 804 नहीं बल्कि कैदी नंबर 420 की इस्तिलाह बिलावल भुट्टो साहब जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये वो पीटीआई की 2 नंबरी की तरफ इशारा कर रहे हैं नेचुरली। और ये लेकिन वो ये पीपल्स पार्टी वही है जो कि आपको पता है कि असेंबली में चाहे वो करारदाद लाने का मामला हो, और जो असेंबली में करारदाद जब एजेंडे पे नहीं आई तो पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट किया, और पीटीआई के वॉकआउट करने पर भी उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया, और फिर ये पीटीआई की सपोर्ट चाहते हैं, और पीटीआई की सपोर्ट ये सिंध में भी इनको दरकार है। और नासिर शाह साहब ने भी जिस तरह से ये बात मेंशन की कि सिंध असेंबली में जो रेजोल्यूशन थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उसको सपोर्ट किया था। सो पीटीआई जो इनको सिंध में इस कनाल के मामले पर बहरहाल सपोर्ट कर रही है, और किसी हद तक वफाक में भी तो इस नहरों के मामले पर, तो लिहाजा उनके कायद को निशाना बनाना मेरा ख्याल से बहुत ज़्यादा बहुतात होना होगा बिलावल भुट्टो साहब को इस मामले के हवाले से। बट वी कैन टोटली अंडरस्टैंड, अभी उमरकोट के जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं और उसमें जो पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की और बड़े मार्जिन से हासिल की है, सो उसके बाद एक कहा जा सकता है कि एक जीत का नशा है, कामयाबी का नशा है, और बहरहाल कामयाबी का इसको एक जोम कह लीजिए बिलावल भुट्टो साहब को, आके उस बहाव में आके वो इस
किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं पीटीआई के कायद के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से, क्या कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट के लिए ये एक खतरे की घंटी पीपल्स पार्टी के कैंप से अब बजना शुरू हो गई है? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने ऑलरेडी ये बात कह दी थी कि जो नए इलेक्शंस का कार्ड है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, और अगर नए इलेक्शंस करवाने हो तो पीपल्स पार्टी इस चीज़ की ये फैसला करेगी, इसकी कॉल देगी। अददी तौर पर जिस तरह मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी को अगर उसकी सपोर्ट माइनस कर दें मौजूदा हुकूमत से तो फिर ये ना इत्तेहाद बरकरार रहेगा, ना ये हुकूमत बरकरार रहेगी। ऑलरेडी मेरे शो पे बाबर अवान साहब ने जिक्र किया था कि मैं पीपल्स पार्टी को मशवरा दूंगा कि ये अपोजिशन में आ जाए, और आज ईद से कबल की बात मैं आपको बता रही हूँ। सो इस किस्म की चीज़ें पक रही हैं, पक रही थी कुछ टाइम से, और अब ये लावा कहाँ जाके ये फटेगा और कहाँ जाके ये रुकेगा, ये एक मेरे ख्याल से एक बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी, क्योंकि सवाल उन पे आयद होता है, एक तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब का कॉन्सेंट इस पूरे मामले पर, और क्या इन ऑल फेथ एंड इन ऑल सीरियसनेस क्या पीपल्स पार्टी बजट से पहले कह लीजिए या बजट के अप्रूवल के बाद क्या इस किस्म के कोई क्राइसिस क्रिएट करने पर जो है वो नज़र आएगी, नहरों के इशू को इस हद तक ब्लॉक कर दे कि उनको एक क्राइसिस को वो ट्रिगर कर दे, और जहाँ पर एक सबके लिए बड़ी परेशानी का बायस ये बने, और शहबाज शरीफ साहब को अल्टीमेटली क्या फिर ये ऐलान करना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अब शेल्फ हो गया है, शेल्फ कर दिया गया है। सो ये जो रिफ्ट्स हैं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान, पीएमएलएन जहाँ पर कहती है कि जी हम मशावरत से आगे बढ़ेंगे, लेकिन मशावरत जो है वो पीपल्स पार्टी मशावरत की बात नहीं करी, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ फ़र्क है। पीपल्स पार्टी कहती है कि वो ये जो मामला है नहरों का ये अब नॉन निगोशिएबल है, सो इस पर कोई मशावरत नहीं होगी और इस इशू पर अब बात हो ही नहीं सकती। बिलावल साहब का जहाँ पर स्टांस बड़ा क्लियर है, गैर लचकदार है, मज़ीद सख्त है, वहीं पर पीपल्स पार्टी क्या इस हद तक भी प्रेशर डाल सकती है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इस प्रोजेक्ट से पुल आउट कर लें? दिलचस्प बात है, क्योंकि अभी जिस तरह मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तो अथॉरिटी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, सारे जो फैसले हैं वो ऑथराइज किधर से हो रहे हैं, ये अवाम भी बहुत अच्छी तरह जानती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जहाँ पर एक पुल बनाने का क्रेडिट भी अगर उनको देना आर्मी चीफ साहब को पड़ रहा हो, तो हमें ये सबको अंदाज़ा है कि ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग में एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर वो हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, और ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है वो जिस तरह से कहा जाता है कि ये ब्रेन चाइल्ड है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का। सो लिहाजा उनके कॉन्सेंट के बगैर शहबाज शरीफ साहब ना राइट हो सकते हैं, ना लेफ्ट हो सकते हैं, ना कोई सिग्नल दे सकते, कोई भी ग्रीन सिग्नल तो बहुत दूर की बात, कोई सिग्नल देने के इस पोजीशन में नहीं है शहबाज शरीफ साहब, जब तक उनको बताया नहीं जाएगा कि इस मामले पे आगे कैसे बढ़ना है। क्या मामला गवर्नमेंट के गिराने तक आ जाएगा? मेरा नहीं ख्याल है कि उसकी स्टेज अभी इस वक्त फ़िलहाल आई है, लेकिन जिस तरह से अगर और इसी तरह से अगर ये शोले भड़कते रहे तो कोई बैद नहीं, कुछ भी हो सकता है। हमारे मुल्क के हवाले से तो कहा जाता है कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग बट द पास्ट, एनीथिंग इज़ पॉसिबल एनी टाइम। दूसरी तरफ आलिया हमजा साहिबा जो कि चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं पीटीआई की पंजाब में, जो कि असल बैटल ग्राउंड है, उनको गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किया गया। किन वजूहात की बिना पे गिरफ्तार किया जा रहा था, ये आज सुबह सामने ये बात आई है, जब एफआईआर भी सामने नज़र आती है। एफआईआर में बहुत बोगस किस्म के चार्जेस, किस तरह के जी वो गवर्नमेंट के मामलात में इंटरफेयर कर रही थी, उन्होंने रोड्स ब्लॉक किए, उन्होंने पुलिस पे पथराव किया। एफआईआर का में जो उनके लिए चार्जेस उन पे लगाए गए हैं जो कि बेलेबल ऑफेंसेस हैं। आलिया हमजा साहिबा जो कि बड़ी हमें मुतहरिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नज़र आ रही हैं। पंजाब बहुत बैटल ग्राउंड ज़रूर है, लेकिन ईजी बैटल ग्राउंड इस वक्त नहीं है। एक जानिब पीएमएलएन है और उनकी जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा जो कि अपने काम और अपने एफर्ट्स को वो दिखाना चाहती हैं, वो अपने लोगों को दिखाना चाहती हैं, सेल करना चाहती हैं, वो दुनिया में एज अ वर्ल्ड लीडर फोरम्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं और दिखाना चाहती हैं कि जी पंजाब प्रोग्रेस कर रहा है, और एक पार्टी कन्वेंशंस भी करने अलाउड है उसको, तमाम चीज़ें जो है वो कर पा रही है, और मोमेंटम को किस तरह से बरकरार रखने के लिए उसके लिए तमाम माहौल को इंश्योर किया गया, कंड्यूसिव बनाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक अपोजिशन पार्टी है जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, लेकिन उसको कन्वेंशन तक
करने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में आलिया हमज़ा साहिबा के लिए कोई आसान बात नहीं। एक तवील अरसा वो जेल में गुजार चुकी हैं, वो जेल से बाहर आती हैं, वो मुतहर्रिक नज़र आती हैं, वो टेक ऑन कर रही हैं अथॉरिटीज़ को। और उन्होंने आके ये भी जो रावलपिंडी में जो उनके वर्कर्स का एक कन्वेंशन मुनक्किद किया जा रहा था, उसमें भी उन्होंने आके और पुलिस से यही कहा था कि आप मेरे वर्कर्स को नहीं, आपको अरेस्ट करना है तो आप गिरफ्तार मुझे कर लीजिए। सो लिहाजा उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसको एक ये भी एंगल दिया जा रहा है कि ये एक फरमाइशी गिरफ्तारी भी हो सकती है आलिया हमज़ा साहिबा के हवाले से, जो कि लाइक आई सेड कि जिनकी एक स्ट्रगल रही और जो कि बड़ी मुतहर्रिक है। लेकिन इसको इस बात को क्यों अब ये एक इम्प्रेशन, ये एक तासुर दिया जा रहा है इस तनाजुर में, और इसको ये एंगल दिया जा रहा है कि आलिया हमज़ा साहिबा के टीम के जो दो कोर मेंबर्स हैं, जिसमें एक उनकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी रज़िया सुल्ताना साहिबा, आपको याद होगा रज़िया सुल्ताना साहिबा वो खातून हैं कि जो 2 हफ्ते कबल जिन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वो लिस्ट बनी थी, लिस्ट में उनका नाम नहीं था, लेकिन अचानक से किसी ने कहा कि जी रज़िया सुल्ताना आप हैं, आप अंदर चली जाए। सो वो जाके इमरान खान साहब से मिली और इमरान खान साहब ने उनसे पूछा आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा मैं आपकी सियासी वर्कर हूं। तो उन्होंने कहा देखें कैसे कैसे लोग अंदर भेज देते हैं। और इस हफ्ते जब मुलाकातें इमरान खान साहब से हो रही थी तो लिस्ट पे अगेन जिनके नाम थे उनको इजाज़त नहीं मिली, लेकिन जो मिल सके उनमें एक डॉक्टर अली इमरान साहब हैं, वकील हैं, और आलिया हमज़ा साहिबा की ही टीम का हिस्सा वो भी हैं। सो डॉक्टर अली इमरान साहब को इमरान खान साहब से मुलाकात का मौका मिलता है। तशवीश एक सस्पिशन क्रिएट करता है कि किस तरह से ये दो लोग इमरान खान साहब से मुलाकात कर लेते हैं, जबकि बड़े बड़े मेंबर्स जो हैं उसका क़यादत में से उनको मौका नहीं मिलता है इमरान खान साहब से मिलने का। सो क्या पैगाम रसाई का काम करने की कोशिश करवाई जा रही थी या कोई अटेम्प्ट नज़र आता है, इस पर ज़ाहिर है इस पर कोई चीज़ कन्विक्शन के साथ नहीं कही जा सकती। ये एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि आलिया हमज़ा साहिबा वो कहीं ना कहीं, और जहाँ पर उनके लोग अगर इमरान खान साहब से मिल लेते हैं तो अभी इंप्रेशन तो ये एग्जिस्ट करता है कि सिर्फ वही लोग मिल रहे हैं कि जिनके लिए एक अप्रूवल है अथॉरिटीज़ की तरफ से। ऐसे में जो मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, सियासी सूरत हाल, उसमें कहीं भी बेहतरी नहीं नज़र आ रही। बिलावल भुट्टो साहब का लैश आउट करना एस्टैब्लिशमेंट पे, नून लीग ज़ाहिर है खुश नहीं है, अगर शादी बरकरार नहीं रही तो ज़ाहिर है एक कोहराम मचता है, एक ज़रा घर जो है वो एक उसका नज़्म नस्क या उसके डिसिप्लिन जो है उस पर एक फ़र्क पड़ता है, वो बाकी नहीं रहता। और ये इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का जो घर है वो एक लरसते हुए पोजीशन में नज़र आ रहा है। बैक टू बैक हमें जल्जले तो के झटके तो महसूस हो रहे हैं, लेकिन अभी शहबाज शरीफ साहब के भी घर को इसी तरह के जल्जले के झटके महसूस करवाए जा रहे हैं बिलावल साहब के हाथों। और दूसरी तरफ पीटीआई है जिसका अपना गम गुस्सा है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से कि जो इकदाम उनके खिलाफ किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में जहाँ पे इस पूरी सूरत हाल से तंग आके, और चूँकि मुल्क में बार बार कहती हूँ कि इंस्टेबिलिटी का जो इम्पैक्ट है वो हर शोबे पे नज़र आता है, और इसी तरह का जब इम्पैक्ट हमें दीगर शोबों पे नज़र आ रहा है, टेम्प्रेरी आप इन रेमिटेंसेस के नंबर्स, ये मैक्रो इकनॉमिक नंबर्स, जिससे बराह रास्त आवाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप अगर आवाम की फ़लाह व बहबूद की बात करते हैं तो फिर तो हमें मुल्क में वो इंडिकेटर्स जो कि जिससे गेज किया जा सकता है कि आवाम वाकई में खुश हैं, आवाम की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव कर रही हो, बेहतर हो रही हो मयार ज़िंदगी, और आवाम के लिए जो गुर्बत की सतह से नीचे करोड़ों अफराद हर साल जो है वो सतह गुर्बत के नीचे चले जाते हैं, वो चीज़ उसमें हमें बेहतरी आते हुए नजर आए। इस वक्त एक शख्स भी जो 10 साल पहले मकरूज था, कोई 85,000 रुपये बताए जाते थे, वो अब 3 लाख रुपए का मकरूज है हमारे मुल्क का एक एक शख्स। सो आप उस चीज़ में, और ये इस खत्ते में हम ये पब्लिक डेट की भी बात करें 68.3%, मतलब इमेजिन करें पब्लिक डेट टू जीडीपी इस 68.3%, इतना हमने कर्जा ले लिया है। ऐसे में हम क्या आवाम को तसल्ली दे रहे हैं और क्या हम अच्छाई की बात कर रहे हैं या माशी अशारियों की बात कर रहे हैं। फिच की रेटिंग कोट की जाती है, फिच की रेटिंग से आम आदमी का क्या ताल्लुक है। और ऐसे में जहाँ पर मजबूर बहालत मजबूरी लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो जी उनको ताने दिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि जी ब्रेन ड्रेन को हाईलाइट करने पे वो एक बयानिया है, ये एक ब्रेन गेन है। भला कोई इंसान अगर एक उसकी डेफिनेशन ही गूगल करके ही डेफिनेशन निकाले ब्रेन ड्रेन की, ब्रेन ड्रेन आपके मुल्क से लोग बाहर जाते हैं, ये कभी भी इसको ब्रेन गेन नहीं कहा जा सकता। मुल्क से लोग बाहर जा रहे हैं मुल्क की हालात की वजह से, मुल्क में इंस्टेबिलिटी की वजह से, और जब तक इसमें बेहतरी नहीं आएगी आप इसी तरह से ब्रेन ड्रेन जो आप कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन शुड बी फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, दिस इज अलार्मिंग। मतलब इस पे क्या ही कहा जाए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फीडबैक सजेशन जरूर आगाह कीजिए। थैंक यू।